नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर इंडिया की बात। आज हमारे साथ 3 अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अदिति और मुकुल सरल। जिन 3 अहम सवालों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला ऐसा डेवलपिंग, ऐसा डायनेमिक मुद्दा है जिसने देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को उथल-पुथल से भर दिया है। चुनावी बयार है, जीएसटी घटा दिया गया है, उधर बिहार में मोदी जी के आंसू निकले हैं और साथ ही साथ बिहार में राहुल गांधी ने दावा किया हाइड्रोजन बम फोड़ने का चुनाव चोरी पर। दूसरा मुद्दा है कि जमानत अपवाद हो गई है और जेल नियम हो गया है। 2020 में दिल्ली हिंसा के मामले में उमर खालिद, गुलफिशा, खालिद सैफी सहित 9 लोगों को पिछले 5 सालों में जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर निराश किया। क्यों? और तीसरा मुद्दा भयानक तबाही से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पूरा उत्तर भारत भीषण बाढ़, लैंडस्लाइड्स, अलग अलग ढंग से तबाही से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरह से चुप है, मोदी सरकार पूरी तरह से चुप है। कहीं पर भी राष्ट्रीय आपदा या मदद के लिए खजाना नहीं खोला गया है। क्यों? सबसे पहले चलते हैं देखने कि आखिर जीएसटी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स की संज्ञा 2016 में दी गई राहुल गांधी द्वारा, उसमें की गई कटौती, बैक टू पवेलियन हम आ गए हैं। 18% से अधिक अब जीएसटी देश भर में नहीं है। और क्या इसका कनेक्शन है चुनाव से? क्योंकि इसी समय बिहार में जाकर मोदी जी को 5 दिन बाद याद आया कि उनकी मां का अपमान हुआ है और बिहार में भाजपा ने बंद भी किया। लेकिन जो हाइड्रोजन बम फोड़ने की धमकी दी राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के समापन वाले दिन, उस पे क्या पड़ेगा असर, किस तरफ जाएगी राजनीति, इस पर बताएंगे पंच मुकुल सरल। देखिए भाषा, सारा सब कुछ राजनीति है, सब कुछ चुनावी है, सब साफ साफ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि गाली उनके लिए एक अपमान नहीं, एक मौका है, एक हथियार है वोट का। और अच्छा हुआ बीजेपी ने आज बंद बुलाया। इसी बहाने एक तुलना होगी कि बीजेपी के बंद में और वोटर अधिकार यात्रा में किस तरह का लोगों का मूड दिखाई दिया बिहार का। और जीएसटी का जहां तक सवाल है तो उसमें भी मुझे लगता है कि इसमें जो सुधार हुआ है, जो पीछे आए हैं, वो राहुल की ही जीत है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? देखिए, मेरा तो साफ मानना है कि बिहार की गली गली में जो शोर था, जो शोर है, वोट चोर गद्दी छोड़, उस आवाज से डरकर मोदी जी ने यह दांव खेला। 5 दिन बाद उन्हें मां का अपमान याद आया, आंसू बहे और जिस तरह से सड़क पर उतरकर एक फ्लॉप शो बीजेपी ने किया, वह भी एक चुनावी कयास है। लेकिन इसमें देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर जो पूरा विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी हाइड्रोजन बम वोट चोरी पर फोड़ने की बात कर रहे हैं, उसका असर इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होगा। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा मानना है कि मोदी जी के आंसू पर जो भाजपा ने बंद बुलाया है, उससे साफ जाहिर है कि भाजपा पे मुद्दों का अभाव है। और जहां तक जीएसटी का सवाल है, वो वोटर अधिकार यात्रा पे जो जन सैलाब उमड़ा था, मुझे लगता है ये उसी का नतीजा है, चुनावों को नजर में रखते हुए। अदिति, जो सीन दिखाई दे रहा है, और खास तौर से जीएसटी हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी को लेकर पिछले 9 सालों से सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष, सारी की सारी राज्य सरकारें जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, वह चीख चीख कर कह रही थी कि इससे इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का बंटाढार है, छोटे व्यापारियों के लिए बहुत नुकसानदेह है, तमाम जो स्वदेशी रोजगार हैं उनके लिए बंटाढार है। सब कुछ होने के बावजूद मोदी जी ने एक शब्द नहीं सुना। और यहाँ पे बहुत दिलचस्प बात है कि जब भी सवाल सदन के भीतर उठा, यानी लोकसभा राज्यसभा में, तब सरकार बहादुर ने कहा कि भाई हम इस पे क्या कर सकते हैं, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। और देखिए, जिस तरह से कल जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किया, उसके बाद जितनी हेडलाइंस हैं वह सब है कि मोदी जी ने देश को सौगात दी, मोदी जी ने नवरात्र और दिवाली के लिए अच्छा काम किया। तो ये एक बड़ी चीज है कि गब्बर सिंह टैक्स, उस पर आपने सुना नहीं, और अब जब आपने कम किया है तो ये आपकी सौगात है कि आपने देशवासियों को इनाम दे दिया है। हाँ भाषा, इसमें आपने सही जो शुरू में कहा था, बेसिकली चुनावी पैंतरा है,
लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, जनता को ऐसे मौके में राहत मिली, अच्छी बात है। लेकिन ये बात तो वही हुई ना कि आपने इतने साल तो जनता को लूटे, कुएं में धकेल दो फिर मदद की हाथ बढ़ाओ, है ना। पहले तो आपने जनता को कुएं में धकेला, 28% आपने देखिए कितनी चीजें महंगी, दवाइयां महंगी हो गई, सब कुछ, शिक्षा महंगी हो गई। तो अब 10 साल से आपने अच्छे से पैसे बना लिया, अब आप मदद का हाथ बढ़ा के, जैसे आपने बोला कि मैं दिवाली का गिफ्ट दे रहा हूँ या नवरात्रि का गिफ्ट दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से चुनावी पैंतरा है। लेकिन फिर भी चलो, जनता को कुछ राहत मिलेगी। मुकुल, दूसरी तरफ जिस पे ध्यान नहीं है उस पे हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए कि अर्थव्यवस्था। दरअसल जो खबरें हैं और जो खबरें हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उन खबरों के मुताबिक जो इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसमें भीषण मंदी आई है। लाखों नौकरियां गई हैं। ये जीएसटी से इसका सीधे सीधे कनेक्ट है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, क्योंकि हिंदी में कहीं पर भी इस तरह की खबरें नहीं आती हैं। और बताया जा रहा है कि इतनी जबरदस्त मंदी है कि सबके हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि अब बाजार में डिमांड नहीं है। तो दरअसल यह सारा का सारा मिलजुल कर एक चुनावी पैकेज बन गया है, लेकिन अर्थव्यवस्था तो करा रही है। तो क्या मोदी जी को पहले नहीं पता चला था कि अर्थव्यवस्था करा रही है? देखिए, इसमें 2-3 चीजें नई जुड़ी हैं। जैसे आपने शुरू में एक बात तो ये हो गई कि एक चुनावी पैंतरा है, बिहार का चुनाव सामने है और वहाँ का जो मूड सामने आ रहा है, उससे उन्हें लगा कि कुछ राहत देनी पड़ेगी। और ये छोटी छोटी चीजें, ये इससे पहले दिल्ली चुनाव से पहले भी एक पैकेज हुआ, वेतन आयोग आया, ये आया, वो सब का भी कुछ आता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये अदिति की ये बात भी सही है कि इससे ठीक है, ये अच्छा है, थोड़ा सा थोड़ी राहत हुई। लेकिन जब आप गिफ्ट कहते हैं तो ये भी बताइए कि 8 साल किसने लूटा, कि 8 साल लूटने के बाद उन्होंने उसमें से कुछ दिया। अच्छा, फिर जिस तरह से अर्थव्यवस्था की जो मंदी की बात आप कर रहे हैं, उसमें एक तो टैरिफ का असर है ही, उसके अलावा ये केवल टैरिफ का ही नहीं है तात्कालिक, उसके लिए कुछ सेक्टर प्रभावित होंगे। नोटबंदी से जो शुरू हुआ है सिलसिला, नोटबंदी, कोविड और हम यहाँ तक पहुंचे, और जीएसटी की वजह से जो कुछ हुआ, आप मुझे मतलब मैं सुनते हुए मुझे ये याद आ रहा था कि जिस सरकार से 8 साल में 9 साल में एक वसूली कानून, ये वसूली कानून था, इनडायरेक्ट टैक्स है जिसे सब देते हैं, वो ठीक से नहीं बनाएगा। जिन्हें कितने संशोधन हुए पहले दिन से आज तक। जी। वो लोग कहते हैं कि जब आजाद हुआ था देश तो नेहरू जी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये करना था। उनकी पॉलिसीज में जो खामियां निकालते हैं, उनसे 8 साल में जीएसटी कानून नहीं बना ठीक, और आप फिर रोल बैक कर रहे हैं आज जी उस चीज पे। पर इस रोल बैक का भी बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा कुछ कुछ चीजों पर, क्योंकि अभी जो आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे थे, मैं अभी कम ही पढ़ पाया, लेकिन जितनी चीजें हमें बचेंगी या हमारा फायदा होगा, वो हमारी अर्थव्यवस्था को जितना नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं कर सकती। उसके ये एक बड़ा नुकसान है। तो ये एक बड़ी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अदिति, देखिए, बहुत इत्तेफाक की बात मोदी जी कह सकते हैं कि ऐसा कोइंसिडेंस है, लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है कि चुनाव के लिए वे सारे कार्ड्स खेलने को तैयार हैं। यही बिहार है जहां पर वो जब पहलगाम हुआ उसके बाद वो पहुंच के उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा। यही बिहार है जहां पर उन्हें 5 दिन बाद, क्योंकि तेजस्वी ने बहुत अच्छे से कहा कि आपको माँ का अपमान भी 5 दिन बाद याद आया, वहां पर जाकर आंसू आते हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मदर कार्ड है, अंग्रेजी में एक अच्छा शब्द है कि मदर्स कार्ड उन्होंने प्ले किया, इससे क्या वोट चोरी का शोर कुछ कम हो पाएगा, या उसको पैचअप कर पाएंगे, या उस पर रंगाई पुताई हो पाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता भाषा इससे कुछ हो पाएगा। मतलब देखिए, जो उनके भक्त लोग हैं उन लोगों को ये मुद्दा ये लग रहा होगा कि मोदी जी को माँ के इस्तेका है, लेकिन वो खुद ही, अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे, मोदी जी ने खुद ही किस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, चाहे वो सोनिया गांधी हो या सुनंदा पुष्कर हो या रेणुका चौधरी को सूप नका, तो उनकी खुद की भाषा इस तरह से महिलाओं के लिए, जो कि किसी की माँ है, वो रही है। तो मुझे लगता है कि जनता भी जो है ना, वो ये सब देखती है, और साफ पता चल रहा है कि मुद्दों का कितना अभाव है, कि मोदी जी को, जैसा कि आपने बोला, 5 दिन बाद वो वहां ठहाके लगा रहे थे और अब यहाँ आके रो रहे हैं। जी। मुकुल, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा की, 16 दिन की चली, 1300 किलोमीटर का सफर, 50 विधानसभाओं में, और अपार भीड़ भी, लेकिन उसी के अंत में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं वोट चोरी का। तो आपको क्या लगता है कि ये वोट चोरी एक केंद्रीय मुद्दा विपक्ष बना पाएगा, या इस तरह के मुद्दे से डाइवर्ट होगा? क्योंकि देखिए,
कुछ भी कहिए कि इमोशनल मुद्दा तो मोदी जी बनाने में बना ही लिया है उसको। हाँ, तो मैं एक यहीं से शुरू करूंगा कि देखिए, माँ एक इमोशनल मुद्दा तो है, और उन लोगों के लिए भी है जो दिन भर दूसरों को माँ बहन की गालियां देते हैं। ये एक है। आपको याद होगा, एक फिल्म आई थी, उसमें था, शशि कपूर ने कहा था अमिताभ के बरक्स की, मेरे पास माँ है। और उस डायलॉग को आज तक लोग दोहराते हैं, और ऐसे ही डायलॉग की वजह से फिल्में हिट हो जाती हैं। तो माँ एक इमोशनल मुद्दा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि वहां से लौट के, चीन से लौट के, वो ये बताएंगे कि वो ठहाके किस बात पर लगे थे। इतनी बड़े राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, या चीन से क्या समझौते हुई, या रूस से क्या समझौते हुई। उन्होंने आते ही जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया वर्चुअल, उसमें उन्होंने ये रोना रोया, जबकि हमें लग रहा था कि इस समय जो चीजें हैं वो चीजें बताएंगी। तो एक तो इतने बड़े पद पर बैठे लोगों को इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन मसला वही है। एक शेर है, मैं सुना दूं जरा सा जल्दी से, कि ये कोई कत्ल थोड़ी है कि बात आई गई हो। तो बात आई गई कत्ल थोड़ी है। कत्ल हो जाए, बलात्कार हो जाए, औरतों को नंगा दौड़ा दिया जाए, लेकिन इस पर कोई भावना आहत नहीं होती, किसी की माँ बहन आहत नहीं होती, किसी की भावनाएं आहत। लेकिन एक गाली पर, और वो लोग आज बंद बुलाया गया। मैं बता रहा था, जो मैंने पंच में भी कहा आपने, कि इससे अच्छा हुआ कि पंच वो बुलाया गया। उसकी तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से उसमें गुंडागर्दी हो रही है, किस तरह से माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं। उसमें भी सोनिया गांधी को सीधे सीधे बारगल भारतीय जनता पार्टी, मैं तो वो बात भी नहीं दोहराता, मैं तो वो शब्द भी नहीं दोहराता, क्योंकि मुझे लगता है, मेरा मानना है कि किसी ने अगर आपको बाहर गाली दी और मैं आपको आकर बताऊं कि आपको ये गाली दी, तो कम से कम उस आदमी ने इतना सम्मान रखा कि आपके मुंह पे गाली नहीं दी। मैं तो आपको आपके मुंह पे बता रहा हूं। तो ये सब चीजें मैं दोहराता भी नहीं हूं आमतौर पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो तस्वीरें खुद देख रहे होंगे लोग, तो उससे पता चलेगा। और इससे ये भी पता चलेगा, वोटर अधिकार यात्रा में जो भीड़ आई, और जो बंद में जिस तरह से स्वतः स्फूर्त भीड़ आई, जितनी, वो सब कैमरे पर और उस पर दर्ज हो रही है। और एक मूड मुझे लगता है यहीं से बिहार का पता चलेगा। और बस आखिरी में बात कहूं कि ये मुद्दा भी वो 2-3 दिन में इसे बहुत तूल नहीं देने जा रहे हैं। जैसे घर घर सिंदूर पहुंचा रहे थे, वापस होकर कह दिया हमारा मुद्दा नहीं है। और ये भी कह देंगे जनता कर रही थी, भावनात्मक थी। लेकिन अब इसे क्योंकि ये बैक फायर करेगा। मोदी जी की सारे बयान, उनके भक्तों के सारे बयान सब लोग के सामने आ रहे हैं। तो चलिए, देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि यह भी हमें दिखाई दिया कि जैसे ही मोदी जी ने माँ के अपमान की बात की, सोशल मीडिया और इंक्लूडिंग जो कॉरपोरेट मीडिया है, वहां पर जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं, उन सब ने यह सवाल उठाया कि बिहार की धरती में ही कैसे वे उस व्यक्ति से मिलते हैं जो एक दलित महिला को सीधे सीधे नंगा करने की धमकी देता है, उसके साथ मोदी जी की फोटो वायरल होती है। तो लिहाजा लगता है, जैसा सबका मानना है कि इसमें बहुत दम नहीं है। अब हो सकता है कोई नई चीज सामने आए। अब हम अपने चलते हैं दूसरे मुद्दे की तरफ। यह मुद्दा दरअसल भारत के लोकतंत्र का एक टेस्ट केस है। 2020 में दिल्ली में जो हिंसा हुई, उसका जो मामला चल रहा है, जो केस चल रहा है, उसमें पिछले 5 सालों में कुछ लोगों को जमानत नहीं मिली। और यह महज इत्तेफाक नहीं है कि हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वे सब मुसलमान हैं। उसमें से बड़ी संख्या में वे लोग हैं, बड़े लोग वे भी हैं जो स्टूडेंट हैं, एकेडमिशियन हैं, एक्टिविस्ट हैं, चाहे उमर खालिद हो, गुलफिशा हो, खालिद सैफी हो, शर्जिल इमाम सहित 9 लोग, जिनको दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। 5 साल में अभी तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ। ऐसा क्या है इस केस में जिसमें हर एक जज डर जाता है जमानत देने से, या तो कई बार अपने को अलग कर लेता है, दोबारा से सुनवाई होती है। कुछ तो बहुत खास है इस केस में, जहां पर जमानत रूल नहीं बनती है, जेल रूल बनता है। ऐसा क्या है, बताएंगी अदिति। भाषा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे देश में जहां रेप कॉन्विक्ट्स को बेल मिल जाती है, जहां पे कुत्ता प्रेमियों को इतनी जल्दी न्यायिक संरक्षण मिल जाता है, वहां पे ये लोग जो 5 साल से, इतने सारे लोग जो हैं, जिनमें कुछ युवा भी हैं, स्टूडेंट्स रह चुके हैं, वो लोग, उनका ना ट्रायल हुआ है, ना अंडर ट्रायल, ना उनके ऊपर चार्जशीट हुई है। तो ये एक न्याय प्रणाली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, देखिए, दिन पर दिन ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि अब इस देश में मुसलमान होना एक गुनाह हो गया है। इसी गुनाह की सजा ये लोग भोग रहे हैं। मुसलमान हैं आप, दलित हैं आप, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, तो आपको न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। जबकि बड़ा कहा जाता है कि न्याय सबके लिए एक है। तो एक तो बात यह है कि सबके लिए न्याय की जो अवधारणा है, उस पर ये जो फैसला है वो बार बार प्रश्न चिन्ह लगाता है। और दूसरा, इसी ऐसे ही केस में
एक आदमी चुनाव लड़ता है, उसे कानून मंत्री बनाया जाता है, कपिल मिश्रा, और उन्हें अदालत संरक्षण देती है। तो ये दोहरा रवैया जो है ये लोगों के दिमाग में घर कर रहा है और इस पर सवाल उठेंगे। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि यह इनजस्टिस है, यह अन्याय है, यह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और जिस तरह से यह नया रूल बन गया है कि कुछ लोगों के लिए बेल मिलना अपवाद नहीं असंभव हो गया, यह केस चीख चीख कर लंबे समय तक इसकी कहानी सुनाता रहेगा कि किस तरह से पूरे सिस्टम ने भारत के लोकतंत्र को फेल किया है। इसीलिए यह लोकतंत्र का टेस्ट केस है। और तमाम जो आवाजें उठ रही हैं जो बता रही हैं कि दरअसल मुसलमान होने की वजह से और खास तौर से एक सिस्टम को चैलेंज करना और आंदोलन करना किस तरह से अपराध बना दिया जाता है, इसीलिए इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे लंबे समय तक रखा गया है। और आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है, ये आशंका है कि यह जेल में रहेंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबको लग ही रहा था कि इन्हें जमानत नहीं मिलेगी। मुकुल, जो दिखाई दे रहा है इस केस में खास तौर से कि ये जो 9 लोग हैं और एक व्यक्ति जो अलग से, टोटल 10 केसेस थे जिस पर सुनवाई थी दिल्ली अलग-अलग बेंच में, अलग-अलग बेंच में दिल्ली हाई कोर्ट में। और यही जो फैसला है यह 10 जुलाई को सुरक्षित रख लिया गया था। तो 10 जुलाई को सुरक्षित रखा गया और इतने लंबे समय के अंतराल के बाद इस फैसले को सुनाया गया। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि इस फैसले में ऐसा क्या था। एक लाइन में आके जज साहब ने कहा ऑल अपील्स डिसमिस्ड, कि सारी अपील हमने खारिज कर दी। तो यह फैसला तो 10 जुलाई को भी सुनाया जा सकता था, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इतना ज्यादा प्रेशर क्यों है कि कई बार जज अपने को अलग कर दे रहा है, कई बार जज अलग करने की वजह से पूरा का पूरा केस जीरो से होकर दोबारा शुरू होता है। आपको फिर से सारी सुनवाई होगी खाली जमानत के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का माहौल ऐसा है कि उमर खालिद सहित बाकी लोग जाते हैं, उनको लगता है कि बेंच सही नहीं है तो खुद अपना केस वापस ले लेते हैं। तो ये बड़ा विचित्र सीन चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं आसाराम बापू जो बलात्कारी है, राम रहीम जो बलात्कारी और हत्यारा है, मतलब अलग अलग कुलदीप सेंगर से लेके अनगिनत आपके पास केसेस हैं। ये सब लोग चुटकियों में इनको जमानत, चुटकियों में पैरोल, चुटकियों में मेडिकल, सब कुछ आराम से जीवन निकाल रहे हैं। चुटकियों में तो आजीवन कारावास को भी पहले ही छोड़ दिया जाता है और फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। बिल्किस बानो का केस जो है, एक तो जुलाई वाली आपने बात कही, तो एक तो वाकई में बहुत कई इतने महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जिसमें फैसले सुरक्षित रखे जाते हैं, पता नहीं चलता, कई कई महीने बाद आते हैं। पर यह है कि जुलाई में अगर ये फैसला आता तो शायद वो अगस्त सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके होते। तो जितना डिले हो, एक बात तो ये मंशा साफ होती है इससे कि इस तरह की चीजें जितनी डिले हो उतना ही अच्छा है, उस पर कोई उन्हें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं। कपिल मिश्रा, आज इन्हें ऑर्डर होता है, इन पर सुनवाई, कोई जांच हो, 2 दिन ये अगले दिन ही दूसरा बड़ा कोर्ट कह देता है नहीं नहीं कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, संरक्षण हो जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो कानून मंत्री बन जाते हैं दिल्ली के। तो एक तो ये हो जाती है बात। दूसरी बात जो मैंने कही कि ये केस जो है ये सारा सीए से शुरू हुआ, तो जिस तरह से ब्लैक पेंट किया गया, अब यही वो बात भी याद आ गई, शाहीन बाग की दादियों तक को गालियां दी गई और उन पर कोई एतराज बीजेपी ने नहीं किया क्योंकि वो उन्हीं के लोगों ने दी थी। खैर, तो एक तो ये हमारा जो जस्टिस सिस्टम है पूरा, ये दरअसल मामला ये है कि केवल सवाल न्यायपालिका का नहीं है, सभी संस्थाएं हमारी मैनेज हो गई हैं और होती जा रही हैं, और ये बड़ा लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्षण है। हमारी जुडिशरी है, हमारा चुनाव आयोग, सब पे शक है, शुबा है, सवाल उठ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि आखिरी उम्मीद वही है न्यायपालिका। जी जी जी, हाँ। नहीं, मैं इसमें एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि हाँ, इन लोगों के नामों की वजह से इन लोगों को जो शायद सजा मिल रही है, प्रक्रिया है जिसे कहते हैं कि प्रोसेस इज द पनिशमेंट। लेकिन हमने और भी केसेस देखे हैं कि जिसने भी सिस्टम को चैलेंज किया है, चाहे वो भीमा का कोरेगांव को, या सबसे बड़ा केस है जीएन साई बाबा, 10 साल बाद उन्हें निर्दोष घोषित किया गया। तब तक वो जा चुके थे, वो बर्बाद हो चुके थे, 99% उनकी डिसेबिलिटी थी जी। तो ये इन लोगों को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं तो वही मैं कह रहा हूं, 10 साल गलत था ना वो 10 साल। नहीं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि सिर्फ जीएन साई बाबा नहीं, हमने देखा अभी अभी जो फैसला आया मुंबई ब्लास्ट को लेकर,
जिसमें व्यक्ति जो आज निर्दोष साबित हुआ, वह व्यक्ति मर चुका है, कोविड के समय मर चुका, और उनके परिवार वाले, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर थी कि वो कोर्ट के ऑर्डर को लेकर कब्रिस्तान जाते हैं और वहां पर वो पूरा का पूरा जजमेंट पढ़ते हैं, यह दिखाने के लिए कि कितना बड़ा इंजस्टिस है। और यहां पर भी मामले का होगा क्या, लेकिन मेरा मानना ये है मुकुल कि जो अदिति ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चीज कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी जस्टिस में, न्याय देने में आप देरी करते हैं तो वो अन्याय अपने आप हो जाता है। यहां पर जो प्रोसीडिंग है वही अपने आप में अन्याय है, पनिशमेंट हो रही है। तो ये, लेकिन सब तरफ से आवाजें भी उठ रही, मुझे तो ये बात अच्छी लगी कि सब तरफ से लोग कह रहे हैं कि भाई ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। इसलिए तो उम्मीद रहती है, देखिए कि हर कुछ दिनों बाद हम किसी एक चुनाव से उम्मीद करते हैं, किसी एक फैसले से उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। लेकिन हमें बड़े पिक्चर को नहीं भूलना चाहिए कि जो बार बार वोटर अधिकार यात्रा में भी राहुल ने भी कहा कि जो मैनेज हो गई हैं चीज़ें, जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ, चाहे वो मैंने पहले कहा न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, और मीडिया तो उस पर पूरा एक ठप्पा लग ही चुका है। तो ये एक बड़ा खतरनाक पूरा एक प्रोसेस चल रहा है। जब भीमा कोरेगांव की बात की तो मैंने बताया ना, जैसे एक मुसलमान होना, दलित होना, आदिवासी होना, उसमें भी आप क्या कहते हैं, अर्बन नक्सल का एक टाइटल दे दिया गया है। कम्युनिस्ट होना, ये कम्युनिस्ट होना, मुसलमान होना, ये तो सब उनके उसमें लिखा मैनिफेस्टो में। लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है कि ये तो वही पब्लिक प्रेशर है ना, वहां एक सिपर तक नहीं दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे जो है, इससे अदालतें को भी इस पर रिव्यू करना चाहिए। अब गवई साहब हैं, हमें बड़ी उम्मीद थी कि कुछ चीजें इस तरह के फैसले आएंगे। चलिए, उम्मीद पे अभी दुनिया कायम है। शर्जिल और बाकी लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, लेकिन यह बात सही है जो प्रशांत भूषण ने कहा था कि यह अनइरेजेबल ब्लॉट है जुडिशियल सिस्टम पे, यानी एक ऐसा धब्बा है जिसे रगड़ रगड़ कर मिटाया नहीं जा सकता, यह जो इनजस्टिस वाला फैसला है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा है पंजाब में जो तबाही, और सिर्फ पंजाब नहीं, पूरा उत्तर भारत जिस तरह से तबाह है, जिस तरह से भीषण आपदा आई हुई है, बाढ़ के रूप में, लैंडस्लाइड्स के रूप में, नदियां उफान पर हैं, लेकिन सरकार बहादुर गायब है। कहीं से भी केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप करते हुए, अपना खजाना खोलते हुए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ जमीन पर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब से इस तरह की अनगिनत तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन पंजाब पूरी तरह से गायब है मोदी सरकार के आइडिया से, उनके मिशन से। क्यों ऐसा है, बताएंगे मुकुल। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो हमारी मानव जनित, जो हमारी विनाशकारी सरकारी योजनाएं हैं विकास की, वो प्राकृतिक आपदाओं को ना सिर्फ न्योता दे रही हैं, बल्कि उन्हें और ज्यादा खतरनाक बना रही हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने भगवंत मान से बातचीत की है और मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन जिस तरह की वहां ये त्रासदी है, उस पर अभी उस तरह की मदद मिलती हुई से नहीं दिख रही, और लोग वाकई में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही उम्मीद की किरण है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि जिस तरह का डिजास्टर हो रहा है, यह क्लाइमेट चेंज की खतरे की घंटी है, और इसमें दो काम तुरंत किए जाने चाहिए थे जो अभी तक नहीं हुए हैं। एक तो जिस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सो कॉल्ड विनाशकारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सब पर तुरंत रोक लगनी चाहिए इन पूरे के पूरे इलाकों में। और दूसरी तरफ एक अलग से कोष बनना चाहिए कि इस तरह का डिजास्टर आए तो राज्य सरकारों को बार बार गुहार ना लगानी पड़े, मदद का एक फ्लो होना चाहिए। आखिर पीएम केयर फंड किस दिन काम आना है, किस दिन तमाम उद्योगपतियों का जो कोष जाता है फंड में, उसका इस्तेमाल कम से कम देश की जनता के लिए तो होना चाहिए। लेकिन अभी तक बड़े पैमाने पर राहत इस मद में नहीं शुरू हुई, और यह सवाल हम निश्चित तौर पर पूछते रहेंगे। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा ये मानना है कि एक मिक्स है। कुछ तो प्राकृतिक आपदा है, कुछ विकास के मॉडल की वजह से। लेकिन पंजाब, जिसे कि हम फूड बास्केट कहते हैं, यहाँ की भोजन की टोकरी कहते हैं, उसका हाल इतना बुरा हुआ है अभी। तो विशेषज्ञ जो है, देश को जो है खास ध्यान देना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी पे भी इसका असर पड़ सकता है। जी, अदिति, जो दिखाई दे रहा है अभी, जिस तरह से, एक तो जो तस्वीरें हैं वह तस्वीरें दिल दहला रही हैं।
जगह जगह बांध टूट रहे हैं। हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में भी जिस तरह से यमुना का स्तर बढ़ रहा है, लोग बड़े पैमाने पर रिलीफ कैंप्स में जा रहे हैं। गुड़गांव की तस्वीरें हेडलाइंस बन जाती हैं। गुड़गांव में जैसे ही पानी भरता है तो कॉरपोरेट जगत रोने गाने लगता है। लेकिन पंजाब का पूरा खेत, खड़ी फसल डूब गई, वहां के मवेशी डूब रहे हैं। उनको बचाने के लिए पंजाब के लोग ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो हेडलाइंस नहीं बनती। मतलब मुझे इतनी हैरानी लगती है कि हम कितना सेलेक्टिव होते हैं कि गुड़गांव डूब जाता है, अंडरपास हो गया है, तो वो तो प्राइम टाइम पे चलता रहता है क्योंकि वहां पे रहने वाले संपन्न हैं और वो दे मैटर फॉर द पावर। लेकिन पंजाब, क्योंकि वहां विपक्ष की सरकार है और बड़े पैमाने पे लोग यह भी बोलते हुए मिल रहे हैं कि अरे ये तो वही किसान थे जो मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोले थे, अब जेले, ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बायसनेस दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये तो मैं ये कहूंगी मेन स्ट्रीम मीडिया से तो पंजाब ऐसा लग रहा है कि जैसे गायब ही है। मतलब पंजाब ऐसा नहीं है कि आपदा हिमाचल में भी आई है, जैसे इन्होंने बोला उत्तराखंड में, आंध्रा, तेलंगाना, सब जगह जम्मू कश्मीर, नदियां, जो किसी ने कहा है कि नदियां जो है अपना रास्ता भूलती नहीं है, अगर आप अपना वहां पे बना लेंगे वो अपना रास्ता बना लेगी। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब खास करके, मुझे लगता है इसके पीछे ये भी है कि जैसे आपने बोला कि वो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं हिमाचल और पंजाब, तो थोड़ा मुझे लगता है कि उससे हटके लोगों को सिर्फ अपने ही मदद करते जा रहे हैं, कहीं से मदद आ नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि जो आपने बोला कि सरकार को इस मामले में गहरी सोच के साथ और एक कोष तैयार करना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी ना। अब मुकुल, आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया? अगर दो बिंदु मैं आपसे पूछूं तो क्या आपके हिसाब से इंटरवेंशन होने चाहिए? नहीं, तो पहला इंटरवेंशन तो आपने बता ही दिया था कि जो इस तरह की अनियोजित विकास की योजनाएं चल रही हैं, ऑल वेदर रोड टाइप या पहाड़ों को तोड़ना, जंगलों को काटना, वो एक रोकनी है। दूसरी बात, जिस तरह से नदी नालों की सफाई होनी थी, डिसल्टिंग होनी थी, जिस तरह से उनका वो हो, जिस तरह से उनके किनारों पर निर्माण कार्य है, इस पर रोकना जरूरी है। और फिर वो पीएम केयर कोष, और मैं उसमें बताऊं, उसमें उद्योगपतियों का ही नहीं, आम आदमी ने पैसा दिया है। कोविड के समय भी पैसा दिया है जब वो गठित हुआ था, और उसमें इतना पैसा है वो वाकई में जनता के काम आना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। मैं यहाँ सीएसआर की बात कर रही थी कि जो सीएसआर सरकार बहादुर लेती है, उद्योगपतियों से फंड्स लेती है, 2% लेती है। अदिति, आपके क्या दो बिंदु हैं जो मोदी सरकार को तुरंत करने चाहिए? मुझे एक तो ये लगता है कि ये जो डैम और रिजर्वॉयर्स हैं, इनकी मॉनिटरिंग खास तौर से करनी चाहिए। थोड़ा सा जो वेदर अलर्ट सिस्टम होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा उसमें खर्च करना चाहिए, जिससे जनता को बचाया जा सके और जितना ज्यादा से ज्यादा हम नुकसान बचा सके। बाकी जो प्राकृतिक आपदा आती है, फसलों का नुकसान, उसका तो मतलब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये सब करना चाहिए। और कोष जो आपने बोला है एक तैयार होना चाहिए, स्पेशली एक्सट्रीम वेदर इवेंट। चलिए, हमें आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है। ये जो आपदा आ रही है, यह मानव निर्मित आपदा है, क्लाइमेट चेंज से इसका कनेक्शन है, और क्लाइमेट चेंज हम कर रहे हैं। ये जो तमाम विकास की परियोजनाएं अनियंत्रित ढंग से चलाई जा रही हैं, इसका खामियाजा आम भारतीय को उठाना पड़ रहा है। जान माल, फसल, सबका नुकसान है। आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका शुक्रिया।